अगला प्रश्न है, एक कण को किसी स्थिर बिंदु से u वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका गया, उसकी क्षैतिज परास क्या है? क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जा रही है। सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया। देखिए परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से आपका पेपर बैलेंस होगा सर। कोई 4 प्रश्न अगर लंबे होंगे तो उसका मुकाबला करने के लिए 6 प्रश्न आपके छोटे भी होंगे, डायरेक्ट अप्रोच के भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर क्षैतिज परास की बात करते हैं। तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला रहा, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलते हैं सर, अगला प्रश्न है, रेखिक रूपांतरण के बारे में बात कर रहे हैं और रेखिक रूपांतरण के अंदर V2R से V2R की बात कर रहा है, T23 12 15 और 10 से 00। अब अगर इस प्रकार का रेखिक रूपांतरण है तो किसके द्वारा परिभाषित हो रहा है? तो जब आप इसको देख रहे हैं सर, गौर कीजिए भाई, मैं यहां पर अगर इसको रूपांतरण को देख रहा हूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं सर कि भाई यहां पर जो रूपांतरण हो रहा है x1 के स्थान पर, देखिए x1 के स्थान पर हम लोग 4x2 लिखेंगे, यहां x1 के स्थान पर x1 प्लस x2 लिखने की बात कर रहे हैं, यहां x1 के स्थान 4x1, x1 के स्थान पर x1 माइनस x2 इस प्रकार से रखने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और x2 के स्थान पर हम लोगों को x1 माइनस x2 या x2 के स्थान पर 5x2 इस प्रकार से रख करके चेक करना है। ये हमारा जो रिजल्ट है ये x1 और x2 का मान है ना, ये वाला। और उसके बाद परिणाम के रूप में ये परिणाम आ रहा है जो इन रिजल्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए सर 1 बाय 1 अगर ऑप्शन की बात करता हूं तो मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, Tx1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और 4x2 की बात हो रही है और हमारे पास में यहां पर 2 3 की बात हो रही है ना। तो जब मैं x1 के स्थान पर 2 रखता हूं, x2 के स्थान पर 3, x2 के स्थान पर 3 रख देता हूं तो कुल मिलाकर के हमारा बिंदु आएगा -1,12, जबकि आ क्या रहा है 12 15। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा फेल हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं, Tx1 x2 और सामने की ओर इसका जो है रूपांतरण जो हो रहा है 4x2 और 5x2 के रूप में हो रहा है और यहां पर 2 3 की बात हो रही है। तो चलिए इसे देखते हैं, 4x2 का मतलब है 4x2 3 हो गया, 5x2 3 हो गया और जब मैं इसको देखता हूं तो ये 12,15 हो गया, ठीक है सर। ये क्या पोजीशन बनी, 12-15 की पोजीशन बन रही है और आप देख रहे हैं 12-15 है मेरे पास में, लेकिन अभी एक रूपांतरण और है उसको भी हम लोग चेक कर लें, ठीक है ना। तो दूसरा रूपांतरण हमारे लिए 1 0 के लिए है, तो 4x2 का मान 0, 5x2 का मान 0 और जब मैं इसको हल करता हूं तो ये 0,0। तो इस शर्त के अंदर भी हम लोग पास हो गए। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी रेखिक रूपांतरण की बात हमारी हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक द्विघात बहुपद है 0 1 1 3 2 7 3 13 बिंदुओं से गुजरने वाला बहुपद कौन सा है? देखिए सर इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यानी हमें किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस के फॉर्मूले की हमें आवश्यकता नहीं है। हम केवल ऑप्शन के द्वारा, कि चूंकि एक बहुपद है और बहुपद इन चारों ही बिंदुओं से गुजरता है तो इन चारों बिंदुओं से संतुष्ट करवाने वाला हमारा परिणाम होगा। तो चलिए सर, जब 0 और 1 से हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है, तो 0 रखने पर उत्तर 1, देखो इसमें 0 रखने पर उत्तर 1 आता है, ठीक है, इसमें 0 रखने पर उत्तर -1 आता है, ठीक है, तो ये उत्तर अपना नहीं हुआ। इसमें 0 रखने पर 1 आता है और इसमें 0 रखने पर 1 आता है। तो फिलहाल अभी पहले ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन बी कटा। दूसरे में देखते हैं, 1 रखने पर 3 उत्तर आना। देखिए सर, 1 रखने पर 1 -1 और +1, तो 1 -1 1 उत्तर आ रहा है 1 रखने पर, तो ये भी कट गया सर। 1 रखने पर 1 2 और 1 1 + 2 + 1 ये 4 परिणाम आ गया, तो ये भी कट गया क्योंकि उत्तर 3 आना चाहिए, तो 3 कट गए सर। तो 1 रखने पर देखो 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया सर, ठीक है। हमारे प्रश्न का उत्तर 3 है। आप चाहें तो 2 और 7 को देख लें, तो 2 रखने पर 7, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7 बिल्कुल आ रहा है। और 3 रखने पर 13, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके प्रश्न का उत्तर है। ऑप्शन के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है, नियतन समस्या की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात हो रही है हमारी, और ये कह रहा है कि m नौकरी और n व्यक्ति हैं, m व्यक्ति और m ही नौकरियां हैं, उसके आधारित सुसंगत हल के लिए प्रारंभिक स्तर पर आधारित चरों की संख्या कितनी होगी, m। हम लोगों ने बात की थी कि परिवहन समस्या जो है नियतन समस्या में बदल जाती है। परिवहन समस्या में m और n दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब m और n आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना, aij और bij 1 1 के बराबर हो जाता है, तो इस प्रकार से वह परिवहन समस्या हमारी नियतन समस्या बदल जाती है। तो फिलहाल m नौकरी m व्यक्ति है और सुसंगत हलों के लिए आधारित चर आपके m रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है 0.23 का बार। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव की स्थिति बन रही है 23/99,
ये आपके प्रश्न का आंसर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे परीक्षा में होंगे और लगभग हम में से सभी विद्यार्थी उसको सही करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप की होने वाली है ना भाई। विषम अभाज्य संख्या किस रूप की होगी ये आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आपका आंसर 4n+1 और 4n+3 के रूप की होगी। जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इसी रूप की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 को मैं यहां पर किस रूप में लिख सकता हूं सर, ये 4n+3 के रूप में रखते हुए यहां से n का मान में 5 प्राप्त कर सकता हूं। देखो आप, ठीक है, क्योंकि n जो आपका आएगा वह आपका 1 2 3 की फॉर्म के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए मैं इस 23 को अगर मैं कह रहा हूं सर 4n² + 3 का रूप आ जाए, तो देखो आप स्थिति क्या है, 3 अगर उधर गया तो 20 = 4n² और यहां से n² = 5, तो n का मान वर्गमूल 5, तो ऐसा होगा क्या, है ना, 4n² + 3 का रूप तो नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का रूप हमेशा 4n+1 और 4n+3 का रूप होगा। मान लिया आपने अभाज्य संख्या 37 लिखी, तो 37 को मैं इस प्रकार से 4n+1 के रूप में सोचते हुए n का मान 9 सोच सकता हूं। ठीक है, 9 चौक 36 और 37, तो हमेशा अभाज्य संख्या 4n+1 और 4n+3 के रूप में ही होने वाली है। ठीक है सर, अब देखिए आप कह रहे हैं सर 4n-1 क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 37 को 4n-1 की बात करता हूं, ठीक है, तो बताइए मुझे कि यहां से -1 आने पर 38, और 38 में 4 का भाग हमारा द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभाज्य संख्या होगी वो हमारे साथ 4n+1 और 4n+3 का रूप रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 है, 17 से भाग देने पर कितना बचेगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जिस संख्या को भाग दिया जा रहा था 136 से, उसमें 17 का भाग लगना अनिवार्य है। पहली चीज तो यह है जो मोस्टली आपका होता है। अब ऐसी स्थिति में जो शेषफल होता है उसी शेषफल में आपको भाग देना होता है। शेषफल 36 में 17 का भाग देने पर शेष कितना होगा सर, शेष हमारा 2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न हमारे पास में आ रहा है। प्रश्न है, त्रिभुज ABC में BC = A है, CA = B है, कोण BCA 120 है और CD BCA का अर्धक है, AB D को मिलती है, तो CD की लंबाई कितनी है। चलिए सर इधर ध्यान दीजिए, हमारी जो स्थिति बन रही है सर उसको थोड़ा सा ध्यान देना, आप गंभीरता से इसको देखने का प्रयास करें। हमारा प्रश्न जो है 120 है, ठीक है ना, ये है BCA, ये कोण आपका 120 है। हम कह रहे हैं CD अर्धक है जिसमें ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है ना, ये CD की बात हो रही है। एक मिनट सर, यहां D है, ठीक है, ये बिंदु जो है वो D अंदर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 120 का आधा 60। अब BC का मान A है, BC की लंबाई स्मॉल a और यहां पर CA की लंबाई है आपकी स्मॉल b, और हमें पूछा गया ये अर्धक होने पर CD की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना, CD की जो लंबाई होती है सर, वो गौर कीजिए, ये जो कोण है आपका जब इसका अर्धक होता है, और अगर मान लिया इस कोण को मैं पूरे को थीटा मानता हूं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जिस कोण की हमारी बात हो रही है, जिस कोण के अर्धक की बात हो रही है, मैं यहां पर कह रहा हूं BC और CA का हरात्मक माध्य, BC CA का हरात्मक माध्य गुणा cos θ/2, इस फॉर्म के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि CD की लंबाई ये रहेगी। तो BC और CA का हरात्मक माध्य क्या हो गया, 2AB/A+B हो गया। ठीक है, हरात्मक माध्य यानी A और B का हरात्मक माध्य हो गया 2AB/A+B, और cos θ/2 यानी 60 डिग्री। जब मैं इसको हल करता हूं तो 2AB/A+B, cos 60 का मान 1/2 कट गया, और हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, AB/A+B। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इस कॉन्सेप्ट को आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब जिस शीर्ष कोण की हम लोग बात कर रहे हैं और शीर्ष कोण के अर्धक की लंबाई अगर मुझे पूछी जा रही है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये CD की जो लंबाई रहेगी वह इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों के हरात्मक माध्य का cos θ/2 से गुणा करने पर यह हमको प्राप्त होगा। तो AB/A+B ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा प्रश्न और देखें। हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात कर रहा है, एक वृत्त की बात हो रही है सर, इस प्रकार यहां से इस प्रकार की बात है, और ये है, ध्यान दीजिए, S है, ये R है, ये P है, ठीक है ना, यहां से ये T टेंजेंट की बात हो रही है, और इसमें ऐसा Q और ये वाली बात हुई है। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम मैंने दोबारा से बना दिया। प्रश्न कह रहा है TQ जो है कोण PTR का अर्धक है।
कोण पी टी आर का अर्धक है। तो अर्धक होने का मतलब अगर मैं इसको थीटा लिखता हूं तो ये कोण भी कितना होगा सर, मेरा अर्धक होने का मतलब थीटा हो जाएगा। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी सर, क्या चीज पढ़ी है कि अगर कोई इस जीवा है ना, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य का कोण एकांतर वृत्तखंड का कोण हुआ करता है। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सर। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ध्यान दीजिए, इस बार स्पर्श बिंदु मेरा कौन है, टी स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु पर जीवा टी आर हो गई और हम लोगों ने बात की है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य का कोण ये अल्फा एकांतर वृत्तखंड का कोण अल्फा के बराबर होगा। ठीक है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो त्रिभुज पी क्यू टी है ना, आप देखते रहे सर क्या चीज हो रही है हमारी, त्रिभुज पी क्यू टी है, इसके अंदर ये बहिष कोण है और बहिष कोण किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये अल्फा और थीटा के बराबर होगा। वापस ध्यान देना, थीटा थीटा कोणों का अर्धक आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा और त्रिभुज पी क्यू टी का ये बहिष कोण होने के कारण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो रहा है। अब मैं बात करूंगा त्रिभुज क्यू टी एस के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए फटाफट जल्दी से, इस प्रकार की बात है, क्यू है, टी है, एस है। मुझे बताइए ये कोण कितना है क्यू टी एस के अंदर, ये अल्फा प्लस थीटा है। और ये कोण कितना बना, ये कोण का मतलब ये कोण आपका आ गया और ये कोण भी आपका अल्फा प्लस थीटा ही तो बना। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हो गए सर, दो कोण बराबर हो गया। और अगर दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होगी तो इसके सामने वाली ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होगी। तो इसका मतलब टी एस किसके बराबर हो गया, टी एस क्यू एस के बराबर हो गया। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट 2-3 हम लोगों ने इसके अंदर यूज किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले 3 बेलन, देखिए ऊंचाई समान कर दी, के वृत्तीय आधारों के व्यास R1 R2 R3 है और R1 R2 R3 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। R3 आपका कर्ण है। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं, R3 कर्ण होने पर कौन सा कथन सत्य है। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज की बात आपकी आती है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय की बात आपकी आ जानी है ना। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना। यहां पर अगर आयतन की बात हो रही है तो सबसे बड़े बेलन का आयतन शेष दोनों बेलन के आयतन के योग के बराबर होना, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब वापस से ध्यान देना, R1 R2 R3 समकोण त्रिभुज की क्या हो रही है सर, हमारे जो है व्यास हैं, भुजाएं भी है आपके और R1 R2 R3 उनके व्यास भी है। तो मुझे बताइए अगर R1 है, R2 है, R3 है और ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है। अब मुझे बताइए R1 अगर ये व्यास है तो इसका आयतन क्या रहने वाला है, V1 बराबर पाई R1/2 होल स्क्वायर H। यहां से इसका आयतन क्या रहने वाला है, V2 बराबर पाई R2/2 होल स्क्वायर H। और उसी क्रम में जब कर्ण की बात करूंगा, इसके ऊपर जो आयतन बनेगा उस बेलन का पाई R3/2 होल स्क्वायर H। जब मैं इन दोनों छोटे वाले बेलन के आयतनों का योग करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, पाई हो गया, 4 का भाग लग गया, H बाहर कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। और ये जो पोजीशन बनेगी हमारी पाई/4H। और चूंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी आपको दे दी है ना, R1 R2 R3, तो पाइथागोरस प्रमेय से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या होगा, R3 का स्क्वायर होगा, जो कि यही चीज आपकी आ रही है, यह V3 के बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो बेलन है उसके आयतन की बात करूंगा, शेष दोनों बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कोई बिंदु हमारे पास में है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, x1 x2 x3 x4 समांतर श्रेणी में, y1 y2 y3 y4 ये भी समांतर श्रेणी में है। और a b c d के क्षेत्रफल को अगर त्रिभुज का निशान प्रदर्शित करता है तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखें सर, बिंदु जो है वो बेसिकली चतुर्भुज को शो ही नहीं करते हैं, प्रदर्शित ही नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं बिंदु के अंदर 1 2 है ना, 2 3 भाई समांतर श्रेणी में, x1 x2 x3 x4 समांतर श्रेणी में। इसी प्रकार से y1 y2 y3 y4 ये भी समांतर श्रेणी में। और अगर इन बिंदुओं को मैं प्लॉट करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई 1 के ऊपर ये 2, 2 के ऊपर ये 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, यानी इस प्रकार से ये बिंदु है हमारे 1 2 2 3 3 4 और ये 4 5। तो बेसिकली
ये बिंदु जो है आपके समरेख बिंदु हैं सर। और अगर ये समरेख बिंदु है तो नो डाउट है कि भाई ये चतुर्भुज बनाएंगे नहीं, और जब चतुर्भुज बनाएंगे नहीं तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, आपका 0 के बराबर रहेगा। आप समांतर श्रेणी के कोई भी और बिंदुओं को देख लें और उसके द्वारा भी आपकी एक सरल रेखा प्रदर्शित होने वाली है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दो समबाहुभुज हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, भुजाओं का अनुपात 1:2 है और अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। देखिए भुजाओं का अनुपात, भुजाओं की संख्या पूछी गई और भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2 है। तो मुझे बताइए क्या 1:2 यहां बना, आप कह रहे हो नहीं बना। क्या 1:2 बना, नहीं बना। 1:2 बना, नहीं बना। हमारे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा हो गया 1:2 में 5:5:10, ठीक है। तो 5:10 यानी 1:2। तो ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लिया अगर एक से अधिक ऑप्शन होते तो हम इसको यूज कर लेते, अंतः कोणों का अनुपात 3:4। मुझे बताइए 5 भुजाएं हैं, ठीक है, तो बताओ प्रत्येक अंतः कोण कितना हो गया। प्रत्येक अंतः कोण आपके दिमाग में आना चाहिए n-2 × 180/n। और जब आप 5 भुजाओं की बात करेंगे, n का मान 5 रखने की बात करेंगे तो 3 × 180/5, ठीक है। और जब मैं 10 भुजाओं की बात कर रहा हूं तो 10 भुजाओं के अंदर अंतः कोण या प्रत्येक अंतः कोण की बात करें तो फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। और n का मान चूंकि 10 है तो 10 में से 2 गया, 8 × 180/10। और जब मैं अंतः कोणों के अनुपात की बात कर रहा हूं 3 × 180/5 पहले के लिए जिसकी 5 भुजाएं हैं, 8 × 180/10 ये प्रत्येक अंतः कोण जिसकी दूसरी भुजा है। सॉल्व करने पर ये कट गया, 5 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 8 4 बार। और अंतः कोणों का अनुपात भी कितना बनकर के आ गया, 3:4। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। तो वैसे तो भुजाओं के अनुपात से निकल गया, लेकिन ये तरीका इसलिए बताया ताकि मे भी अगर एक से अधिक ऑप्शंस आपके मैच करते हैं तो क्या करना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समीकरण ax² + bx + c = 0। इसके अंदर मूल की बात करते हैं। ये क्लास के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहां से समीकरण के मूल की बात जब होती है तो x इज इक्वल टू -b ± रूट में b² - 4ac/2a होता है। और हम लोगों ने इसका है ना परिमेयकरण करते हुए विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करते हुए इस परिणाम को भी स्थापित किया था कि 2c/-b ± रूट में b² - 4ac। अब यहां पर परिणाम आपका ऑप्शन नंबर 3 के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि ये वाला परिणाम आपको पूछा गया और ये परिणाम भी आपका एक से अधिक स्थानों के ऊपर अधिक अवसरों पर परीक्षाओं में आरपीएससी ने पूछ लिया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, दो त्रिभुज जो हैं आपके समरूप हैं, ABC और DEF। त्रिभुज ABC समरूप हैं, त्रिभुज DEF। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके तीनों कोण आपस में बराबर रहेंगे और तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर रहेंगे। और हमारा प्रश्न कह रहा है AB जो है वो 9.1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है और DE का मतलब क्या हो गया, 6.5 की बात कर रहा है। तो देखिए भुजाओं का जो अनुपात रहा इनमें भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुज होने के कारण AB और DE के अनुपात की बात करें 9.1 और 6.5 की बात करें, पॉइंट से पॉइंट हटाने की बात करते हैं, 13 का पहाड़ा 7 बार 5 बार, तो भुजाओं का अनुपात जो है 7:5 है। अगर भुजाओं का अनुपात 7:5 है तो उनके परिमापों का अनुपात भी 7:5 रहेगा, ठीक है। परिमापों का अनुपात भी 7:5 रहने वाला है। हमारा परिमाप दिया है ABC का, और जो पहला वाला त्रिभुज है वो ABC को व्यक्त कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो DEF के लिए व्यक्त हो रहा है। तो मुझे बताइए ये जो 35 परिमाप है ये पहले वाले त्रिभुज ABC के लिए है, तो 35 अनुपात के क्रम में 7 के बराबर है। और मुझे DEF का परिमाप चाहिए तो DEF के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। और आपके प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, 25 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर रहा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, n एक प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। समेशन r इज इक्वल टू 1 से n r³ अपॉन में समेशन r इज इक्वल टू 1 से n r1 + r, ये किसके बराबर है, ठीक है जी। तो चलिए सर जैसे ही हम लोग देखो, अगर मैं चाहूं तो इसको ऑप्शन के माध्यम से कर सकता हूं सर, r का मान 1 डाल करके मैं देख सकता हूं इसके अंदर कि भाई हमारा परिणाम क्या बनना चाहिए। और अगर मैं डिटेल की बात करता हूं तो r³ का सम, r³ का जो सम होगा वह होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये सम रहा। नीचे की ओर
आप देख पा रहे हैं जब इसको गुणा करूंगा ना तो ये r प्लस आर स्क्वायर है, तो r का सम करना है, r स्क्वायर का सम करना है। r का मतलब केवल प्राकृत संख्याओं के योग की बात करनी है n प्लस 1/2 और r स्क्वायर का सम n प्लस 1 2n प्लस 1/6। चलिए सर, इसको मैं एलसीएम लूंगा और भाग उलट गुणा करने की बात आपसे करने वाला हूं। तो ये रहा सर n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। बताइए सर यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा, 6 एलसीएम बनेगा और भाग उलट गुणा करते हुए 6 ऊपर आ गया। आपके दिमाग में आएगा कि 2 का भाग जब गया तो 3 आया, तो मैं यहाँ पर 3 के साथ में और इसमें से n प्लस 1 मैं कॉमन निकाल देता हूँ। तो देखिए n प्लस 1 कॉमन निकल गया, पीछे बचा यहाँ पर 3 और इधर बचेगा 2n प्लस 1। चलिए इसको देख लेते हैं, एक n से एक n कट गया, एक n प्लस 1 कट गया 2 बार और ये 3 बार कट गया। तो अंश के अंदर क्या हो रहा है, अंश में 3n गुणा n प्लस 1 हो रहा है और हर में क्या रहा, देखिए 2 तो है और यहाँ पर 2n प्लस 4 हो गया, तो यहाँ से एक बार 2 और कॉमन निकाल देता हूँ और 2 कॉमन निकालने पर 3n प्लस 1/2 कॉमन आने पर 2 दूना 4 और यह n प्लस 2। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दिमाग में आ गया होगा। आप इसके अंदर बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं n का मान रखते हुए, और नहीं तो सीधा सीधा प्राकृत संख्या है उनका वर्ग उनके घनों के योग का फॉर्मूला लगाते हुए भी अपना प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक समीकरण की बात है, है ना, बहुपद की बात हो रही है और हमारा जो बहुपद है वह x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n है, उसके दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 2 है, तो अन्य गुणनखंड या शेष गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर x माइनस 1 इसका अगर फैक्टर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने की बात मुझे करनी है। और जैसे ही मैं x का मान 1 रखता हूं तो दिमाग में आया 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n बराबर 0, संतुष्ट होगा सर। अगर ये समीकरण का गुणनखंड है तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा और x बराबर 1 रखा जाएगा। तो पहली समीकरण हमारी बनी m प्लस n प्लस 11 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी क्रम में x प्लस 2 भी इसका क्या है, x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब मुझे x बराबर -2 रखना चाहिए। और जैसे ही मैं x के स्थान पर -2 रखूंगा तो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 का 10 से गुणा 40, माइनस का 2m प्लस n बराबर 0। सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट रहा पक्षांतर करने के बाद में 2m माइनस n और ये 32 है, तो माइनस का 32 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, दोनों को ऐड करते हुए m और n के मान को ज्ञात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, n कट जाएगा 3m और यहाँ पर माइनस का 1 2 21 बराबर 0, तो m का मान हो गया 7 और जैसे ही m का मान 7 यहाँ पर रखते हैं, 7 11 18, n का मान इस स्थान पर क्या बन गया, माइनस का 18 हो गया। ठीक है, तो अब अपना जो बहुपद है वो वास्तव में क्या है उसको निकाल दिया मैंने। तो बहुपद हो गया हमारा x³ प्लस 10x², m का मान 7x, n का मान -18। और अब अन्य और कौन सा गुणनखंड होगा, तो उसके लिए अब बाय ऑप्शन आप x के मानों को यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है ना, तो जब x का मान, अब मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 से जब मैं x का मान -1 रखता हूँ तो उत्तर 0 आना चाहिए। -1 रखने पर माइनस का 1 का क्यूब प्लस का 10 -7 -18, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूँ और ऑप्शन नंबर 2 में x का मान 2 रखने की बात कर रहा हूँ। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 का 10 से गुणा 40, 7 14 -18। देखिए प्लस के नंबर बहुत बड़े हैं, उत्तर 0 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी फेल हो गया। और जब ऑप्शन का प्रयास करते हैं तो अंतिम प्रयास ऑप्शन नंबर 3 के लिए करना है और x बराबर -9 रखने की बात करना। और जैसे ही -9 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का हो गया 729 हो गया सर, है ना, 9 का क्यूब, -9 रखने पर 81 का 10 से गुणा 810 हो गया, -9 रखने पर 9 7 63 माइनस का 18। चलिए सर, प्लस का तो है 810, माइनस की बात कर रहा हूँ, 9 और 3 12 और 8 20 हासिल लगा, 2 और 1 3 और 6, 9 और 2 11 हासिल 1, 810 माइनस 810 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है उसके अंदर चलिए A1 A2 A3 समांतर श्रेणी के पद होने पर एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है A1 A2 से लेकर के AP पद हैं और यहाँ पर A1 A2
से लेकर के ए क्यू पद हैं पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, एक ही समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, A1 A2 A3 उसके पद हैं, लेकिन ऊपर पी पदों का नीचे क्यू पदों का योग है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। मुझे चाहिए छठा पद और 21वें पद का अनुपात। ध्यान दीजिए भाई, छठे पद के लिए हम लोगों ने सीधा डिस्कस किया होगा, अगर आपकी जानकारी में है n-1 बटा 2 बराबर 5। छठे पद के लिए समझ रहे हैं बात को, क्या होगा कि 5 आपको रखना होगा, तो n बराबर कितना होगा 11। और जब 21वें पद की बात करूंगा तो n-1 बटा 2 क्या रखना होगा 20, तो n बराबर कितना हो गया 40 और 1 41। यही जो है आपका अनुपात का उत्तर है, तो अपना आंसर हुआ 11 बटा 41, ऑप्शन नंबर 3 है। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था और ऐसे हमने 2 से 3 प्रश्न किए थे। चलिए वापस से, अगर ऐसा समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करें, यहां पर ऊपर p पद हैं, इसलिए p पदों के योग का फॉर्मूले की बात करेंगे, p/2 2a1 प्लस p-1 और d, और नीचे की ओर q पदों का योग है, तो q/2 2a1 प्लस q-1 d बराबर में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देखिए सर, हर में 2 2 कट गया, अंश में p से एक p उड़ गया, q से यह q उड़ गया, तो बेसिकली p और q का मान ही तो रखना है सर, वो आपके पास में है, मेरे पास में मान, ठीक है ना। अब यहां से देखिए पद के लिए यहां पर 2 का भाग देना है, और जब 2 का भाग दिया जाएगा तो a प्लस p-1 अपॉन 2 d, और यहां पर 2 का भाग देने पर a1 प्लस q-1 बट्टा 2 d, ठीक है सर, ये 2 है, ठीक है, बराबर p बटा q। और जब मुझे यहां पर करना है a6 बटा a21 के बारे में बात करनी है, तो a1 प्लस 5d की बात करनी है, और यहां पर a1 प्लस 20d की बात करनी है। और जैसे ही मैं तुलना करूंगा, देखो इधर ये आपका है p बटा q का रूप है, और जब मैं तुलना करता हूं तो गौर कीजिए p-1/2 किसके बराबर हो रहा है 5 के बराबर, p-1/2 5 के बराबर हो गया, तो p का मान यहां से 11 हो गया। और तुलना करने पर q-1/2 किसके बराबर हो गया 20 के बराबर हो गया, तो q का मान 41 हो गया। और जब p बटा q है तो उनके मान रखने पर 11 बटा 41 ऑप्शन नंबर 3 हो गया, जो कि मैंने सीधा सीधा आपसे बात कर ली थी। खैर बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है सीधा सीधा फॉर्मूला है सर, ए वर्ग मैट्रिक्स आपके पास में है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ के ए की बात कर रहा है हमारा, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ये सीधा फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से 1-2 फॉर्मूले और भी हैं, उसको आप जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है, समान आधार समान ऊंचाइयां हैं, इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। मुझे नहीं लगता कि सर इस प्रश्न को आपको हल करने की आवश्यकता है। देखिए इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसका उत्तर रट लिया होगा आपने। शंकु का क्रम पहले में 1/3 फॉर्मूले में आता है ना, अर्धगोले का क्रम दूसरा नंबर 2/3 आता है। तो जब 1/3 2/3 और 1 की बात होगी तो हमारा उत्तर क्या रहेगा सर 1:2:3, ऑप्शन नंबर 4। कई बार आप लोगों ने कर लिया है। चलिए मैं इसको डिटेल में बात कर लेता हूं। हमारा प्रश्न शंकु की बात कर रहा है पहली चीज, उसके बाद में अर्धगोले की बात कर रहा है, और उसके बाद में हमारा प्रश्न बेलन की बात कर रहा है। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि तीनों के आधार समान है। अगर तीनों के आधार समान है, तीनों के आधार वृत्ताकार है, उनकी त्रिज्याएं आपस में समान है, ये तीनों त्रिज्याएं आपकी आर 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 होगी, ठीक है ना। और प्रश्न कहा उनकी ऊंचाई भी समान है, शंकु की ऊंचाई h है, बेलन की ऊंचाई h है, और अर्धगोले की ऊंचाई तो r ही रहने वाली है सर, अर्धगोले की ऊंचाई तो बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब बदलेगा कौन कि भाई h जो है वो r के बराबर है, और ये h भी r के बराबर, तभी तीनों ऊंचाइयां बराबर रहेगी। तो चलिए उनके आयतन की बात कर लेता हूं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h का मतलब r से हो गया, यहाँ पर 2/3 पाई r क्यूब हो गया, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, h का मतलब r से हो गया। मैंने सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखी, पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और h के स्थान पर r रख दिया। तो r क्यूब तीनों स्थानों पर कट जाएगा, पाई तीनों स्थानों पर कट जाएगा। और जैसे मैंने कहा अर्धगोले में 1/3 आता है, शंकु में 2/3 आता है गुणांक में, और बेलन में गुणांक 1 आता है। इसको सरल करने के लिए 3 का गुणा करने पर 1:2:3, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर डायरेक्ट आपको दे दिया है और 4 मिलीमीटर व्यास का तार लपेटा गया। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई बेलनाकार हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसा, और उसके ऊपर एक तार लपेटने की बात कर रहा हूं, और जब तार लपेट रहा हूं और वो 4 mm का तार है, तो इसका मतलब अगला तार भी 4 mm पर होगा। तो बेसिकली जो व्यास है 4 मिलीमीटर, ये कुल मिलाकर के उसकी चौड़ाई हो गई सर आपकी, ठीक है। और हमारा प्रश्न कह रहा है बेलन को ढकना है, तार की लंबाई की बात करनी है, क्षेत्रफल में उस चौड़ाई का आपको भाग देना है तार की लंबाई के लिए। तो तार की लंबाई के लिए क्षेत्रफल बटा चौड़ाई की बात होगी। वापस से ध्यान देना, जब 4 mm त्रिज्या का व्यास का 4 मिलीमीटर व्यास की बात हो रही है, तो बेसिकली पट्टी हो गई सर, है ना। जब 4 mm का तार आएगा उसके बाद ही 4 mm का, फिर उसके बाद तो आटा जो लगेगा वो एक पट्टी के रूप में 4 mm की बात होगी। तो क्षेत्रफल आपके पास में है 1000 और चौड़ाई की बात कर रहा हूं, 4 mm को सेंटीमीटर बदलना है 4/10। सॉल्व करने पर ऐसा, इसको काट लेते हैं 4 के पहाड़े से, 250, यानी कुल मिलाकर के 2500 सेंटीमीटर हो गया। और चूंकि 100 से ज्यादा हो गया, 100 का भाग देने पर हमारा परिणाम क्या रहा, 25 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है sec प्लस 10m के बराबर है। ध्यान दीजिए, sec प्लस tan थीटा m के बराबर है, साइन का मान मुझे चाहिए। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, sec प्लस 10m के बराबर है, तो sec माइनस 10 किसके बराबर होता है सर, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर होता है। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के फैक्टर्स जब करते हैं तो sec प्लस 10 sec माइनस 10 हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो sec प्लस 10 अगर m है तो sec माइनस 10 1/m के बराबर रहेगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, ऐड करना, और जैसे ही ऐड करेंगे तो 2 sec थीटा बराबर m प्लस 1/m हो जाएगा। सॉल्व करने पर 2 sec थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/m होगा, और यहाँ से sec थीटा का मान m स्क्वायर प्लस 1/2m हो गया। और ये चूंकि sec का मान है तो ये आपका रिजल्ट रहा कर्ण बटा आधार के रूप में है, और मुझे चाहिए साइन का मान, और साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण के रूप में होता है। तो लंब के लिए वर्गमूल में कर्ण स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर अपॉन में कर्ण कितना है, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन अब मैं जब देख रहा हूं सर, तो m स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर 1 प्लस m स्क्वायर इस प्रकार क्रम है, तो नंबरिकल वैल्यू को आगे रखने की मुझे सोचना है, क्योंकि देखिए जितने भी ऑप्शन है उसमें 1 आगे है, m स्क्वायर पीछे है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। तो m की घात 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। अंश के अंदर देखा तो रिजल्ट क्या रहा सर, m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। और इसको ध्यान देना, ये आपका जो होल स्क्वायर बन रहा है, अब गौर कीजिए, ये होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर बन रहा है, और ये 1 माइनस m स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बन रहा है। इसलिए मैंने कहा 4 ऑप्शन में 1 आगे रखा है, तो ठीक है ना। तो इसको जो होल स्क्वायर बनाया गया वो ऐसा हम लोग बना रहे हैं, 1 माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि परिणाम 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक पेयर ऑफ लाइंस आपको दे रखी है, 4x स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 7y स्क्वायर बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के ढाल का योग। भाई इसके द्वारा दो रेखाएं निरूपित की जाती है, और ढालों का योग यानी उनकी प्रवणताओं का योग m1 प्लस m2 किसके बराबर है, उनके ढालों के गुणनफल के बराबर है, m1 m2 के गुणा के बराबर है। h का मान क्या होगा, देखिए सीधा फॉर्मूला आपकी जानकारी में होगा, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b होता है, और m1 m2 जो है वह a अपॉन b होता है। ये आपके फॉर्मूले हैं, b से b कट जाएगा। जब मैं इसके वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो माइनस 2, h का मान कितना है, h जो होता है वो xy के गुणांक का आधा होता है, और h का रोल h ही प्ले कर रहा है, बराबर a का मान x स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया। तो यहां से h का मान कितना बना, -2। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। अगला प्रश्न है, सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए जब भी प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करना है, चाहे वो सरल रेखाओं का है, चाहे समतल का है, या समतल और रेखा का है, बाय ऑप्शन आप अपने प्रश्न को हल करेंगे। देखिए मैं जब 1 2 3 रखने की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन है ना, इसके अंदर पहली रेखा में ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई कर रहे हैं। 1 2 3 रखने पर 1 - 1 0,
2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, यानी पहली रेखा तो सेटिस्फाई हो रही है 1 2 3 से। लेकिन जैसे ही 1 2 3 यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 3/5, 2 रखने पर 1/2, 3, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया सर। 4 1 0 की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 4 1 और 0 से 4 में से 1 गया, 3/2, 1 में से 2 गया, -1/3, ये बराबर नहीं है तो मेहनत क्यों करूं मैं, ठीक है ना भाई। ये तीनों पद आपस में कैसे होंगे सर, बराबर होने वाले होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हूं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करता हूं। 1 1 1 की बात करते हैं तो 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 1 में से 2 गया -1/3। देखो अब ये चीज बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब ऑप्शन 3 भी गया। अब जब 3 चले गए तो बचा एक ही दावेदार उम्मीदवार, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए सर देखते हैं हमारे प्रश्न के आंसर के अंदर कि जब ऑप्शन नंबर 4 को मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है भाई परीक्षा में तो छोड़ देना कि उत्तर आ गया। 4 को चेक करने पर -1 -1, -2/2, -3/3, -4/4, ये सारे के सारे जो हैं -1 के बराबर हैं, बराबर हो गए। और दूसरी रेखा को सेटिस्फाई करवाने की बात कर रहा हूँ। -1 रखने पर -5/5, -1 रखने पर -2/2 और -1, ये सब आपस में बराबर हैं और ये भी -1 के बराबर हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपके प्रश्न का उत्तर है। तो प्रतिच्छेद बिंदु जब भी किया जाए ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ध्यान दीजिए सर, 2 रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं। R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। सामान्यतः म्यू B2 लिखते हैं, यहाँ लैम्डा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। तो अगर ये 2 रेखाएं हमारे पास में हैं तो सबसे पहले इन रेखाओं के समतलीय होने की शर्त क्या है। समतलीय होने के लिए हमारा जो प्रतिबंध है वो ये रहने वाला है सर, R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये तो प्रतिबंध है हमारा समतलीय होने का, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करने की शर्त क्या रहेगी प्रतिच्छेद करने के लिए ये जो R हट जाएगा और यहां A2 आ जाएगा, बस इतना सा होगा। तो R के स्थान पर A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है जी। और जब मैं इसको पक्षांतर करता हूं, घटा देता हूं इधर ला करके, तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी सर, A2 डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, है ना, ये क्रॉस है सर, B1 क्रॉस B2, ठीक है, बराबर में हो गया 0। यहां से ऐसा लिख सकता हूं मैं A2 माइनस A1 डॉट में B1 क्रॉस B2 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमारा क्रम आगे पीछे बदला जा सकता है, इसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, x1 x2 का माध्य m1 है, x1 x2 x3 4 का माध्य m2 है और उनके माध्य की बात हमारा प्रश्न कर रहा है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है x1 x2 का माध्य में सीधा लिख रहा हूं, दोनों का योग बटा 2 m1 के बराबर हुआ। भाई दोनों का योग बटा 2 m1 के बराबर, और यहां से x1 प्लस x2 जो हुआ 2m1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमारा प्रश्न कह रहा है x1 x2 x3 x4 का माध्य m2 है, यानी राशियों का योग x1 x2 x3 x4 इन चारों का बटा 4 बराबर में कौन है, m2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x1 x2 x3 x4 इन सब का मान हो गया 4m2। इसमें से x1 प्लस x2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में है जो कि 2m1 है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 2m1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ax1 ax2 x3 बटा a
और x4 बटा a का माध्य, यानी इन चारों के योग में 4 का भाग देना, यही तो काम करना है आपको। तो इन चारों के योग में देखिए a कॉमन आकर के x1 प्लस x2 हो गया, इन चारों के योग में 1/a कॉमन आकर के x3 प्लस x4 हो गया, और बटे में कितना हो गया 4। चलिए इनके मान लगा लेते हैं। a x1 प्लस x2 का मान हमारे इक्वेशन नंबर 1 में तैयार पड़ा है 2m1 प्लस 1/a x3 प्लस x4 का मान हमारे पास में तैयार है 4m2 माइनस 2m1 अपॉन में 4। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं सर हम लोग, है ना, 4 लसा पर ले लेते हैं। उसके बाद की स्थिति मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। तो यहाँ पर सॉरी ए एलसीएम हो गया ना, तो ए एलसीएम होने पर a स्क्वायर गुणा 2m1 प्लस 4m2 माइनस 2m1 बटे में 4a, ये आपका परिणाम रहा। और आप इसको देख रहे हैं सर, तो इस स्थिति के अंदर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं सर। ये यहाँ पर 4m2 ऐसा लिखना है मुझे, कोष्टक में 4m2, ठीक है ना, माइनस 2m1। तो इसमें से 2 सभी पदों में है, कॉमन लेके काट सकते हैं। देखो मैंने काट दिया, 2 कॉमन काट दिया, 2 कॉमन लेने के बाद में काट दिया, 2 काट दिया, 2 काट दिया, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हैं m1 के 2 पद हैं, ये भी पद है और m1 का ये पद भी है, तो इसमें से m1 कॉमन निकालते हैं। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है सर, m1 के 2 पदों में से m1 कॉमन निकालने पर ये रहा सर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m2 अपॉन में 2a, ये आपके प्रश्न का आंसर है। और जब मैं इसको देखता हूं तो m1 a स्क्वायर माइनस 1 2m2 अपॉन 2a, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहा। चलते हैं सर अगले प्रश्न के बारे में। 24 परीक्षणों की एक श्रेणी है, आधे a के बराबर हैं और आधे माइनस a के बराबर है, यानी 12 ऑब्जर्वेशन प्लस a प्लस a प्लस a और 12 ऑब्जर्वेशन माइनस a के बराबर है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बराबर है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वर्गमूल की बात होती है, ठीक है। और यहां पर होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर बराबर 2। अब जब मैं इसको देखता हूं सर, तो देखिए xi स्क्वायर, तो आपके प्रश्न ने क्या कहा कि आधे तो हैं a, आधे हैं माइनस a माइनस a माइनस, ऐसा ही है ना। और जब समेशन ऑफ xi के स्क्वायर की बात करूंगा मैं, तो आप जब सबका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर ऐसा होगा, और जो माइनस वाला वर्ग भी तो a स्क्वायर होगा। और ऐसे टोटल 24 ऑब्जर्वेशन होने के कारण उन सभी का जो योग रहा वह क्या रहने वाला है सर, 24a स्क्वायर, n का मान 24 माइनस। अब देखिए सिंपल सम की बात कर रहे हैं xi, और जब सिंपल सम की बात करेंगे तो देखो ये a माइनस a के साथ में ये 0 0 होते रहेंगे, क्योंकि 12 प्लस के a हैं और 12 माइनस के a हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या रहा सर, 0/24 का होल स्क्वायर बराबर 2। सॉल्व करने पर 24 से 24 कट गया, ये आपका 0 हो गया। a स्क्वायर का वर्गमूल a बराबर कितना हो गया सर, 2। a स्क्वायर का वर्गमूल a बराबर 2 आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर रहा। आसान सा आपका प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखें, एक लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान दीजिए सर, भाई लीप वर्ष का मतलब क्या है। लीप वर्ष 366 दिन की बात करता है। 366 दिन के अंदर 52 सप्ताह की बात हो रही है हमारी, और 52 सप्ताह के साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और हमारा सारा का सारा खेल इन 2 दिनों के ऊपर खेला जाता है। इन 2 दिनों की संभावना क्या होती है भाई, 2 दिनों का संडे मंडे, इन लगातार आने वाले मंडे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है ना। ये सारे हमारे जो है पैर बनते हैं, कुल 7 है। और हमारा प्रश्न कह रहा है सोमवार का आना। तो देखते हैं सर, हमारे अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स की बात कर रहे हैं। अनुकूल घटनाओं में रविवार का या सोमवार का आना, तो एक अनुकूल घटना ये हुई। रविवार या सोमवार में दूसरी अनुकूल घटना ये हुई, और रविवार और सोमवार के अंदर सैटरडे संडे के साथ में संडे आ रहा है, तो तीसरी घटना ये हुई। तो 53 रविवार या फिर 53 सोमवार आने की कुल 3 घटनाएं हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा, 3/7, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है सदिश के बारे में बात कर रहे हैं। समतलीय है तो इसका मान है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको मैं स्टार मार्क करके आपसे बात कर रहा हूं। भाई सदिश जो है समतलीय है उसके बारे में बात करनी है। और समतलीय सदिश होने का मतलब क्या है,
भाई समतलीय सदिश होना, इसका सीधा मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा, ब्रैकेट ए बी सी बराबर 0 का होना, और इसको हम सारणिक के माध्यम से हल करते हैं। और सारणिक में ए आई प्लस जे प्लस के, तो आई का गुणांक ए है 1 है 1 है 1 है, बी है 1 है 1 1 सी, इसका मान 0 के बराबर है। ठीक है जी। अब चलिए सर यहां पर ध्यान देना, जो मैं काम करना चाहता हूं वो हम लोग इनको आपस में घटा दें क्या सर? देखो इसमें से C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 कर दें और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 कर दें। देखिए C1 का मतलब ये कॉलम है और इस कॉलम में से हम इस कॉलम को घटाने की बात कर रहे हैं, और इसी प्रकार से C2 माइनस C3 यानी इस कॉलम को हम घटाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या रही, A माइनस 1, यहां पर 1 माइनस बी 0, इधर से 1 माइनस 1 0, बी माइनस 1 1 माइनस सी और 1 1 सी, ये बराबर क्या हो गया सर? 0 के बराबर। चलिए मैं करना चाहता हूं, ऊपर से a माइनस 1 को कॉमन लेना चाहता हूं। तो चलिए a माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया पहली पंक्ति में से, R1 में से। ठीक है, इसमें से हम लोग बात करेंगे 1 माइनस बी या b माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं। दूसरे में से ये कॉमन कर दिया, पहले में से इसको कॉमन निकाल दिया, इसको निकाल दिया, और तीसरे में से हमने 1 माइनस सी को कॉमन निकाल दिया। और जब देखिए सारणिक है, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से कॉमन निकाला जा सकता है, और जैसे हम लोग इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर रहा 1 0 और 1 अपॉन a माइनस 1, यहाँ से b माइनस 1 कॉमन करने पर माइनस 1 1 1 अपॉन b माइनस 1, और 1 माइनस सी कॉमन करने पर 0 1 c अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां प्रश्न ने कहा a b और c एक के बराबर नहीं है, और एक के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 0 नहीं है सर, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये कोई न कोई नंबरिकल वैल्यू है, पक्षांतरण के बाद में कट गया, क्योंकि उधर की ओर 0 में a माइनस 1 और a माइनस 1 0 नहीं है, क्योंकि a 1 नहीं है, तो 0 बटा 0 की स्थिति बनती नहीं है, नंबरिकल वैल्यू हमने काट दी। अब मुझे इसको हल करना है सर, इसका प्रसार करना है पंक्ति या स्तंभ के अनुसार, देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसका प्रसार करें। ठीक है ना, तो मैं पहले स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार कर लेता हूं। तो देखिए 1 के साथ में क्या होना है, इसका गुणा c अपॉन 1 माइनस सी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1, और ये दूसरा वाला प्लस का हो गया, माइनस माइनस करते हुए इसको छुपा दिया हम लोगों ने, ऐसा है ना, इसको छुपाया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा क्रम है 1 को आगे रखना। ठीक है, और 1 को आगे रखने के लिए देखिए ये तो पोजीशन सही है हमारी, c अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है, 1 को आगे रखने के लिए चिन्ह बदल देना, क्रम बदल देना है, 1 माइनस बी कर देना है, और 1 को आगे रखने के लिए क्रम बदलना है, चिन्ह बदलना है, तो प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस ए बराबर 0। देखिए हमारा परिणाम तो ये बना, लेकिन परिणाम में 1 अपॉन ए माइनस 1, 1 अपॉन बी माइनस 1 और 1 अपॉन, है ना, 1 माइनस सी, सॉरी ए माइनस 1 नहीं है ना, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो अब लेकिन यहाँ सी है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो स्टार मार्क लगाया था वो स्टार मार्क इस कारण से लगाया था कि हमें इसके अंदर ये चीज सोचनी पड़ेगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस सी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस ए, ऐसा मैं सोच सकता हूं क्या? देखिए आप वापस से इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1 माइनस सी एलसीएम हो गया, जो कि डिनोमिनेटर रहा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस सी, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस सी, तो ये पोजीशन हमारी सी के बराबर बनेगी। तो यही चीज हम लोग एलसीएम लेने पर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ऐसा तोड़ करके लिखना। ठीक है, और माइनस 1 का जो आप पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत प्यारा सा प्रश्न था, और अब अगर ये प्रश्न इस प्रकार से आता है परीक्षा में या इस जैसा कोई आता है तो आप अपना दिमाग दौड़ाने की स्थिति में रहेंगे कि भाई मुझे इसको तोड़ना है। ठीक है ना, अगर किसी और पंक्ति या किसी और स्तंभ के अनुसार प्रसार करोगे आप तो हो सकता है जैसे मान लिया 1 अपॉन 1 माइनस सी आ जाए, लेकिन यहाँ पर a अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा, तो फिर a अपॉन 1 माइनस ए को 1 अपॉन 1 माइनस ए माइनस 1 इस प्रकार से आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हो सकता है वो पद b के अंदर भी आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए सर ये सीधा सीधा जो है आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई a क्रॉस b बराबर सी, एक साइक्लिक ऑर्डर आपका चल रहा है, b क्रॉस सी a के बराबर और c क्रॉस a b के बराबर अगर है तो इसका सीधा सीधा जो मतलब निकलता है सर, ये तीनों परिणाम आपके निकलते हैं कि यहां पर a b c,
है ना, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है सर कि यह इकाई सदिश है ना। जब ये साइक्लिक ऑर्डर में इस प्रकार से तीनों आपस के अंदर है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है ए बी सी का जो मान रहेगा वो एक या प्लस माइनस एक रहेगा। और तीसरी चीज यहाँ पर ए बी और सी तीनों क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो इस माध्यम से जब इस प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर निकलता है तो ये तीनों परिणाम आपके निकल करके आते हैं। ये चीज आपने क्लास के अंदर देखी होगी, सीखी और समझी भी होगी, ठीक है ना। तो 118 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ये है, समतल का समीकरण क्या है। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है ये समतल है, यहां पर मूल बिंदु है 0 0 0, इससे जो लंब पाद की बात कर रहे हैं वो निर्देशांक है 12 -4 -3 है। समतल का समीकरण क्या है मुझे बताइए। ये जो लंब पाद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये कहां पर है, ये समतल पर ही तो है, ठीक है। और अगर ये समतल पर है तो इसका मतलब क्या होगा, समतल इस बिंदु से कैसा संतुष्ट होगा, ये चीज आपके दिमाग में आ जाए। तो चलिए आप वन बाय वन इसको आप सेटिस्फाई करवाने की बात कर लें, ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं सर। हमारी पोजीशन ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात कितना अच्छा है सर, सभी ऑप्शन जैसे ही मैंने देखा तो सभी ऑप्शन के अंदर 12x -4y -3z ये तो कॉमन है, यानी ये जो रिजल्ट है सभी ऑप्शन का कंबाइंड है। तो एक ही बार तो कैलकुलेशन करनी है और बाकी जो नंबरिकल वैल्यू है उसके साथ में आपको देख लेना है। तो चलिए मैं यहां से बात करूंगा 12 x का मान 12 -4 -4 -3 -3, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं केवल, है ना, नंबरिकल बाद में देखूंगा। तो 144 प्लस 16 प्लस 9 ये कुल मिला के हो गया 169 बराबर 13 है क्या। आप कह रहे हो सर ये बराबर 13 तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या चीज है, 12x -4y + 3z + 13, और ये जो परिणाम है ये आपका 169 है। तो 169 + 13 0 के बराबर है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। इसमें चेक करने की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है 12x -4y -3z ये आपका 169 है, और बराबर में 13 का स्क्वायर ये भी तो 169 है। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इन केस एक से अधिक अगर ऑप्शन ऐसे होते तो फिर हम लोगों को क्या करना होता कि इसकी आपको डीआरएस निकालनी होती है ना। डीआरएस का मतलब दिक् अनुपात की बात करते हैं, है ना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 के द्वारा। और ये समतल का समीकरण ऑप्शन के माध्यम से जहां पर दो ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसके बाद में रेखा और समतल एक दूसरे का लंबवत है तो डीआरएस जो है समान अनुपात के अंदर होगी, उसके आधार पर हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। फिलहाल यहां पर एक ऑप्शन में अपना काम चल गया। समूह का तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं सर। देखिए समूह ये है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 की बात कर रहे हैं, 2 4 6 8, और ये कई बार हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न अपने क्लास में डिस्कस किए हैं। 2 और 2 का गुणा 4, 2 का गुणा 8, 12 में 10 का भाग देने पर शेष 2, 16 में 10 का भाग देने पर 6। गुणा करना है, 10 का भाग देना है, शेष को लिखना है। 4 का 2 से गुणा 8, 8 बचेगा। 4 का 4 से गुणा 16 में 10 का भाग देने पर 6 बचा। 4 छंग 24 में 10 का भाग देने पर 4 बचता है। 4 8 32 में 10 का भाग देने पर 2 बचता है। 6 का 2 से गुणा 12 में 10 का भाग 2, 6 चौका 24 10 का भाग 4 शेष रहेगा। 6 छंग 36 में 10 का भाग देने पर 6 शेष रहा। 6 8 48 में 10 का भाग देने पर 8 शेष बचता है। 8 दूना 16 में 10 का भाग 6, 8 चौक 32 में 10 का भाग देने पर 2, और 8 छंग 48 में 10 का भाग देने पर 8, और 8 8 64 में 10 का भाग देने पर 4 बचता है। और देखिए तत्समक अवयव का मतलब है एक ऐसा अवयव होना चाहिए वो उसी के समान उत्तर दे, है ना। तो देखिए 2 के समान उत्तर 2 ये रहा यहां पर है, 4 के समान 4, 6 के समान 6, 8 के समान 8 किसके द्वारा दिया जा रहा है, 6 के द्वारा है। तो आपका तत्समक अवयव क्या हो गया, आइडेंटिटी 6 हो गई। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी कंडीशन है जो आपने थ्योरम्स पढ़ी है उसके अंदर एच जी का उपसमूह है, एन जी का प्रसामान्य उपसमूह है, तो एच इंटरसेक्शन एन ये प्रसामान्य उपसमूह होगा। किसका होगा सर, निश्चित बात है ये आपका एच का प्रसामान्य उपसमूह होता है, ठीक है ना। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर सीधी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा रही है सर। हमारा प्रश्न कह रहा है आर जो है
वो फंक्शन के लिए डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के बराबर, और टी जो है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और हमारा प्रश्न कह रहा है उच्चिष्ट होने के लिए, तो आपके दिमाग में देखिए दो शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यहां पर आर जो होगा वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होने पर वह उच्चिष्ट होता है, और अगर यहां पर ग्रेटर देन 0 होता है तो वह निम्निष्ट होता है। तो केवल और केवल आपको इस प्रश्न ने कंडीशन के बारे में बात की है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए और आर का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो उच्चिष्ट की शर्त बनती है। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहना है। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा प्रश्न है अवकल समीकरण की बात कर रहा है, और इस अवकल समीकरण का हल क्या है, अब इसको ध्यान देना सर। y माइनस 2xp प्लस ए वाई पी स्क्वायर बराबर 0, इस अवकल समीकरण के हल की बात कर रहे हैं। गौर कीजिए सर, है ना, ये वो प्रश्न है कि हो सकता है हम लोग इसको हल कर पाए, हो सकता है हम लोग इसको हल नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो अपने पास में, है ना, इतने सारे सवाल हैं जिसमें से काफ़ी प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं, काफ़ी प्रश्न हमारे छूटने वाले हैं। तो मैं भी अगर छूट भी जाता है, समझ में आता है, नहीं आता है, तो आपको चिंता नहीं करनी, इस प्रकार की संभावनाएं परीक्षा में बनने वाली है। ठीक है भाई, देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को हल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्लेरो समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लेरो समीकरण नहीं, इसको हम लोग क्लेरो समीकरण के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा सर, वाई स्क्वायर बराबर वी मानते हैं, अवकलन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2y dy बाय dx बराबर dv बाय dx, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 p होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं p डैश, ठीक है ना। और इसके माध्यम से हम यहां से p का मान निकालते हैं, p डैश अपॉन 2y, ठीक है। तो p का मान p डैश अपॉन 2, क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में तो चलिए, तो प्रश्न में रखने की जहां बात हम लोग करेंगे, p का मान रखते हैं प्रश्न में। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, y बराबर y माइनस 2x, p का मान p डैश अपॉन 2y, ठीक है, प्लस में ए वाई, p स्क्वायर का मान हो गया सर ये p डैश स्क्वायर अपॉन में 4y स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर में क्या हो गया 0। जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और इस स्थान के ऊपर कुछ कट रहा है क्या, y से एक y कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर y का गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं y से गुणा भी करता हूँ एक काम, और दूसरा जो है इसको मैं इन दोनों को पक्षांतर करके भी लिखता हूँ। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या होगी, y का गुणा करने पर वाई स्क्वायर बराबर पक्षांतरण के बाद में एक्स पी डैश प्लस में यहाँ पर हो गया सर a बटा माइनस हो गया, है ना, पक्षांतर के बाद में माइनस हो गया, a बटा 4 p डैश का स्क्वायर। अब गौर कीजिए y स्क्वायर को जब v माना था तो v बराबर p डैश x माइनस p डैश स्क्वायर a बटा 4, ये आपकी क्लेरो समीकरण का रूप हो गया, ठीक है ना। क्लेरो समीकरण क्या होती है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, और जब आप इसको देख रहे हैं सर ये इसी रूप के अंदर है, y के स्थान पर v हो गया बराबर p डैश एक्स, यानी p के स्थान पर p डैश हो गया, देखो p एक्स
प्लस सम फंक्शन ऑफ p की बात हो गई। और इस क्लेरो समीकरण होने पर इस समीकरण का जो हल होता है हमारा वो क्या होता है सर, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ c, ये आपका हल हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो y का रोल यहाँ पर v के द्वारा प्ले हो रहा है, तो v इज इक्वल टू सी एक्स और सम फंक्शन ऑफ c, यानी जहां p है वो c में बदल जाएगा, तो a c स्क्वायर बटा 4 हो गया सर। और v किसको माना था हमने, v माना था y स्क्वायर को, तो ये पोजीशन हमारी हो गई y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो बेसिकली ये जो समीकरण थी आपकी, ये रिड्यूसिएबल इन क्लेरो इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाली थी, जिसमें y स्क्वायर को v मान करके हल करना है। तो हो सकता है अगर मान लिया इस प्रकार का कोई प्रश्न है नहीं आपसे बैठा, तो भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक आध प्रश्न तो हम लोग इसको अच्छे से देख ही लें, है ना। अगर मान लिया एग्जैक्टली इन्हीं आंकड़ों के साथ में प्रश्न आ गया तो लॉटरी लग जाएगी हम लोगों की। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के आधारी मैट्रिक्स में अशून्य कृत्रिम सदिश विद्यमान है। देखिए जब आप हल करते हैं तो कृत्रिम सदिश वहां पर विद्यमान नहीं होता, उसको हट जाता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। लेकिन अगर अशून्य कृत्रिम सर अगर वहां पर विद्यमान है तो इष्टतमता की शर्त भी संतुष्ट होती है, तो समस्या का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि समस्या का सुसंगत हल विद्यमान होने के लिए कृत्रिम जो चर रहेगा वहां से उसको हटना है या कृत्रिम चर का मान 0 बनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, m उद्गम है और n मांग है, परिवहन समस्या की बात कर रहे हैं, इष्टतम हल की बात में रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या, ध्यान दीजिए सर। देखिए जब रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या होती है तो m-1 n-1 की बात होती है। गौर करें, ये प्रश्न जो है परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं इष्टतम हल या सुसंगत हल की बात करें, ठीक है ना, उस स्थिति के अंदर हमारे जो है धनात्मक नियतन कोष्ठिकाएं यानी कि पॉजिटिव असाइनमेंट जो सेल्स रहते हैं वो रहते हैं आपके m+n-1 रहते हैं, ठीक है ना। और रिक्त कोष्ठिकाएं जो परिवहन समस्या में होनी चाहिए, रिक्त कोष्ठिकाएं ये रहेगी सर आपकी m-1 n-1 के बराबर रहेंगी, ठीक है ना। और जो अगर प्रतिबंधों की बात होती है तो प्रतिबंध आपके कितने रहने वाले हैं, m+n आपके प्रतिबंध रहने वाले हैं। तो फिलहाल आपके प्रश्न का रिक्त कोष्ठिकाओं के लिए m-1 n-1 ऑप्शन चौथा आपका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न है, देखिए तीसरे विभाजन अंतर को दो सारणिकों के भागफल के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो उन सारणिकों का क्रम क्या होगा। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पर तीसरा विभाजन जो अंतर है, ठीक है ना, उसके लिए जो आपका सारणिक होता है, सारणिक का क्रम हमेशा 4 कोटि का सारणिक होता है। ये चीज आपने एज ए स्टेटमेंट सीधा सीधा पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तीसरा विभाजन अंतर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें दो सारणिकों का भागफल में तभी लिख सकते हैं जब सारणिकों का क्रम 4 रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, किस विधि का अभिसरण प्रारंभिक मान के लिए संवेदी नहीं है। तो देखिए सीधे स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न बन रहे हैं सर, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप इसके अंदर NA के अंदर या तो फॉर्मूला देख लें और या फिर केवल और केवल स्टेटमेंट आपको देखना है। प्रारंभिक मान के लिए संवेदी कौन है, ठीक है ना, और वह है न्यूटन राफसन विधि। ये प्रारंभिक मान के लिए संवेदी विधि कही जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, परवलयिक सूत्र है, पैराबोलिक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पैराबोलिक फॉर्मूला कौन सा है, और इन सभी फॉर्मूलों के अंदर आपके दिमाग में है कि जो सिम्पसन्स का 1/3 नियम है यह आपका परवलयिक समीकरण कहा जाता है, परवलयिक सूत्र कहा जाता है। तो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 4। भाई सीधे सीधे स्टेटमेंट के ऊपर ही आपके प्रश्न मोटे तौर पर बनने वाले हैं, है ना। अगर 2-3 प्रश्न है, कोई इक्का दुक्का नंबरिकल आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज सीधे स्टेटमेंट्स आपके रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ft जिसकी केवल दिशा अचर है, कौन सा कथन सत्य है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा, है ना, जब हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस की क्लास की थी तो वेक्टर कैलकुलस की क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि भाई कोई भी फलन f अचर फलन है तो उसके लिए क्या है, df/dt बराबर 0 होगा। उसका परिमाण अचर है
तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा, और अगर दिशा अचर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 होगा, और हमारे प्रश्न का आंसर रहा f क्रॉस df बाई dt बराबर 0। ध्यान दीजिए सर, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं दिशा अचर होने की बात कर रहे हैं, और अगर दिशा अचर है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट f क्रॉस df बाई dt बराबर 0 होगा। और इसी चीज के अंदर अगर मैं कहता हूं कि सदिश का परिमाण अगर अचर है तो ये f डॉट df बाई dt बराबर 0 होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न में दिशा अचर की बात की थी, और अपना ऑप्शन नंबर दूसरा आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। स्टोक प्रमेय का कथन क्या है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। भाई आपने अलग अलग 3 प्रमेय पढ़ी थी, है ना। गॉस अपसरण प्रमेय पढ़ी थी जो आपको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। स्टोक थ्योरम की बात की थी जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। और हम लोगों ने देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही, है ना, क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि भाई ये तीनों प्रमेय के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो स्टोक प्रमेय क्या हो रहा है सर, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। तो सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, और यहां पर कर्ल होता है, कर्ल यानी समझते हैं ना, कुंतल की बात की जाती है, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये आपका स्टोक प्रमेय का जो है स्टेटमेंट होता है, यानी कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। और इधर ध्यान दीजिए भाई डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसका क्रम आगे पीछे बदल सकते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ और डी एस की बात हो गई। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर 3, ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो चलिए सर, जो आप लोगों के कमेंट आते थे, है ना, कि सर थोड़ा सा समय आपको बढ़ाना है, तो देखिए आज मेरे पास में समय था, इसलिए जो है थोड़ी सी लंबी क्लास के साथ में हम लोगों ने इन प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का प्रयास किया। थोड़ी सी गति तो जरूर रही, है ना, क्योंकि प्रश्न जो है हम लोगों ने लगभग आज की क्लास के अंदर 55 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं सर, ठीक है ना। तो गति तो रही स्पीड की, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो उस प्रश्न को एक बार आप वापस से दोबारा से पलट करके उसको देखें, ठीक है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारी यही है सर, है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी बनने वाले हैं। तो कीप कॉन्फिडेंस, ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बहुत अच्छे से, है ना, पूरे ईमानदारी के साथ में आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा परीक्षा के अंदर, ठीक है जी। कोशिश करें कम से कम गलत हो, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।